लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, मैं स्लाइड्स पे भी आता हूँ। कासिम जी, ओके। तो लोगों को एहसास नहीं है, तो गैंट चार्ट अपने नेक्स्ट वीक बनाना है। यू हैव वीकेंड और ये काम करें, और उसके लिए आपके पास WBS है। उसके लिए आप पेज पे पहले अपनी सारी एक्टिविटीज फेज वाइज भी आपने पहले बनाई, फिर भी रखें। और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नेट से उठा लेंगे, किसी और का दे देंगे, वो जीरो मिल जाएगा। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ। आप अपनी एक्टिविटीज भी डिफाइन करें। ये नहीं है कि सिर्फ आपके 7-8 आर्टिफैक्ट हैं और वो 7-8 आर्टिफैक्ट दिखा रहे हैं। आपने जो जो एक्टिविटीज या सब एक्टिविटीज बनानी है, वो सारी फेज वाइज में खुद शो करें। किसी को किसी साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपके अपने ग्रुप मेंबर के नाम है, आप अपनी टाइम एस्टिमेशन दे सकते हैं, कितना टाइम फॉर कंप्लीशन है। किसी को फिनिश टू स्टार्ट लगाएं, किसी को स्टार्ट टू स्टार्ट डिपेंडेंसी लगाएं। इस तरह सीखते हैं, और वो गैंट चार्ट ऑटो जनरेट होता है। उसका जो है वो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। उसकी गैंट चार्ट की फाइल जनरेट करें, और उसको पिक्चोरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। उसका इमेज भी निकल आता सारा कुछ, या उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, या पिक्चर में वो उसके बाद आपके नेटवर्क डायग्राम बनानी है। अब वो फिजिकली हाथ से बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास लिमिटेड टास्क हो, जब आपके पास 4-5-6 नोड्स हो, उसकी मैनुअल जो नेटवर्क डायग्राम है, सारे पाथ है, वो निकालना आसान है। जब आप नेटवर्क डायग्राम अपने गैंट चार्टों की बनाएंगे, लेट्स से फिजिकली भी बनाएंगे, तो आपको लग समझ आएगा। अगर आपने बनानी है फिजिकल भी आप बनाएंगे, और ऑटो जनरेट भी एक गैंट चार्ट एक निकलता है। ठीक है, गैंट चार्ट तो निकलता है, नेटवर्क डायग्राम भी ऑटो जनरेट निकलती है, मगर फिजिकली खुद बनानी है, ताकि आपको एक एहसास हो कि क्या एक्टिविटीज है, नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है, कितने डेज में है। वो सारा बनाएं आप, पहले रफ पे बनाएं, फिर उसको ड्रॉ करें, और उसको जो डायग्रामेटिकली उसको शो करें, सारे पाथ शो करें, क्रिटिकल पाथ बताएं, क्रिटिकल एक्टिविटी बताएं। थोड़ी एफर्ट करें, जान मारें। ये जान मारने से सीखना, ये कोर्स का पार्ट नहीं है। ये फ्यूचर में भी आप अपनी इंडस्ट्री में जब जाएंगे, ये चीजें आप अपनी जब टीम में काम करेंगे, जो आपके टीम लीडर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो आपको इसी तरह ब्रीफ वे समझा रहे होंगे। और रिमेंबर वन थिंग, आपका जो फाइनल पेपर है ना, ये जितने भी लोग ये ड्रामे करके बैठे ना कि लेक्चर से कोई चीजें होंगी, ये भूल जाए। मैं टेक्निकली पेपर बनाऊंगा, और ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा सारा एनालिटिकल पेपर हो, और सारा सारा एनालिटिकल पेपर बनाऊंगा। और जितने भी आर्टिफैक्ट है, जितने प्रैक्टिकल काम है, जितनी भी मैंने एनालिटिकल, जितने न्यूमेरिकल, जितनी चीजें हैं, ज्यादातर उनमें से चीज होंगी। तो बेशक आप लेक्चर बाद में सुन लें, या कुछ सुन लें, या परफॉर्म ना करें, वो बहुत मुश्किल से वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो थोड़ा सा जान मारें, और जो कोई टीचर कोई काम करा रहा है, कोई जान मार रहा है, तो उसके साथ भी आप उससे ज्यादा जान मारें। ठीक है, तो ये ख्याल करें। आई होप कि आई हैव डिलीवर द मैसेज। और मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर स्नैपशॉट देता हूँ कि लोग यहाँ पर आते हैं, क्विज दे के गायब हो जाते हैं, और उसमें कुछ मेल भी हैं, कुछ फीमेल भी हैं, थोड़े से मुझे नाम नज़र आ रहे हैं। तो ये उन तक वार्निंग है, एहसास उनको करना चाहिए। ठीक है, मसलन 30 लोगों ने क्विज दिया, और एक दो जो एब्सेंट है, या कोई नए भी आए होंगे, उसमें फीमेल है, उन तक मेरा मैसेज पहुंचाएं, जो उनकी ग्रुप मेट है। ये मोमिना अक्सर यही काम कर रही होती हैं। मेरे ख्याल से वो किसी और दुनिया से आई हैं, और खाना पूरी करके वो शायद इस तरह कर रही हैं। तो उनकी जो ग्रुप मेंबर है, सोमिया गफ्फार जी। सोमिया, अपनी जरा जरा माइक माइक ऑन करें जरा। जी सोमिया, सोमिया गफ्फार, अपना माइक ऑन करके एक्नॉलेज करें। ये लगता है ये भी बस मोबाइल ऑन करके गायब होके बैठ गए। सोमिया गफ्फार, आर यू लिसनिंग? यही काम है इनका। ठीक है, चलें। अब जरा ऐसे भी करता हूँ कि मैं जरा ये भी चेक करता हूँ। और वकार, वकार जरा अपना माइक ऑन करें। यस वकार, सर। अपना माइक ऑन करें। मैं जो जो नाम बताऊंगा वो जरा नोट करते जाना, कि मैं इनके ड्रामे ये भी चेक करूं कि माइक ऑन करके लोग भाग जाते हैं। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। ठीक है, मैं कंजर्टिव 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। आपकी क्लास से पहले मेरे एक लेक्चर भी था, उनका भी मैंने क्विज लिया, उनके भी आर्टिफिट सबमिशन की। तो उस्ताद जो है ना, विला नहीं बैठा होता। 5 सिर्फ MCQs थे, 5 मिनट मैंने दिए हुए थे, पढ़ाया हुआ भी था, लोगों को आइडिया भी हो गया, लोगों को मैसेज भी मिल गए, तो लोगों ने परफॉर्म किया। मगर कुछ आगे लेके चलता हूँ। और हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये जो टास्क डिपेंडेंसी, ये सारी हमने देख ली थी। और लेट्स से क्रिटिकल पाथ हमने देख लिया था। क्रिटिकल पाथ हमने लास्ट टाइम ये देखा था।
जी, हम लास्ट टाइम इस स्लाइड पे थे, स्लाइड नंबर 9 पे इसको कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा-सा आगे इस लेक्चर को 10-15 मिनट में 3-4 स्लाइड्स हैं वो रहेगी और खत्म हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि नेक्स्ट आपके वीक में जो थर्सडे वाला दिन है, उसमें आपने 2 चीज़ें सबमिट करानी है। वन इज़ गैंट चार्ट, एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हो सकता है वो बगैर एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करके वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी की कॉपी पेस्ट करेंगे तो जब मैं इनकी इवैल्यूएशन कर रहा हूँगा एट द एंड, ये सारी चीज़ें देख लूँगा या जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा, जिसके साथ मैचिंग होगी, वो मुझे पता लग जाएगा। डेफ़िनिटली नंबर ग्रेडिंग में 0 मिल जाएगा। तो अपना काम करें, अपनी डिफाइन करें एक्टिविटीज़, अपने हिसाब से उसको लेके चलें और पढ़ना शुरू करें, ट्यूटोरियल देखें, वीडियो लेक्चर देखें, एमएस प्रोजेक्ट के वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू यूज़ अ गैंट चार्ट। आपके जो कोर्स में गैंट चार्ट है उसको थोड़ा-सा पढ़ें, क्या-क्या चीज़ है, बेसिक क्या है, उसमें डिपेंडेंसी इस्तेमाल हो रही है, सीक्वेंसिंग इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्रिटिकल पाथ में लास्ट टाइम भी हमने यहाँ यहाँ तक हमने छोड़ा था लेक्चर और हमने कहा था कि क्रिटिकल पाथ में सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने जो भी टाइम ऑफ एस्टिमेशन उसको कंप्लीशन के लिए दिया हुआ है, वो अगर उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं होती तो डेफिनिटली वो आपका जो डेडलाइन है, ये जो माइलस्टोन है, जो आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उस डेडलाइन पे, लास्ट जो आपका डेडलाइन होता है, माइलस्टोन होता है, एंड ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमेशा फिर बढ़ जाएगा। तो ये कभी भी कतई नहीं, ना डेडलाइन बढ़ने देते हैं, ना अब मैंने आपको मिसाल अच्छी तौर पे लोगों ने फीमेल और बॉयज़ ने भी क्वेश्चंस किए थे कि सर क्या एक्टिविटी ऐसी हो सकती है, किसको बना सकते हैं? वो आपको सारे वो ऑन द ग्रुप पे पढ़े और मैंने बड़ी तरीके से बताया था कि अगर ऐसी एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ में वो टास्क नहीं आ रही और उसमें टाइम फॉर कंप्लीशन अगर आप उसमें बढ़ भी जाता है और अब तक आपके पास वो लिमिट होती है कि क्रिटिकल पाथ का जितने भी ड्यूरेशन लेंथ है टाइम फॉर कंप्लीशन, अगर वहाँ तक आप उसको एस्टिमेशन को प्लस पी करते रहे तो फिर भी आपका वो माइलस्टोन नहीं होता। हाँ, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, प्रोजेक्ट की डेडलाइन और कंप्लीशन चेंज हो जाएगी तो वो होने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इसने कुछ चीज़ समझाई है कि यूजिंग क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टू मेक शेड्यूल ट्रेड ऑफ। उसने कहा कि ये फ्री स्लैक और फ्री फ्लोट ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या मतलब है इसका? डेफिनिशन तो स्लाइड तो आप बाद में पढ़ लें, इसका मतलब क्या है? यानी एक टास्क हमने कहा कि ये 2 दिन में कंप्लीट होगी, आज शुरू होगी। अगर आप थर्सडे को शुरू करेंगे, आज का पूरा दिन और फ्राइडे का पूरा दिन, ये 2 डेज़ कंप्लीट होगी। ठीक है? और अगर आपका सैटरडे वर्किंग डे है, लेट्स से आपका वर्किंग डे आप उसमें डिफाइन करते हैं एमएस प्रोजेक्ट में कि आपका वर्किंग डे कौन-सा और ऑफ कौन-सा है। ये भी आपने नोट करना है कि एमएस प्रोजेक्ट डेफिनिटली अमेरिकन बेस्ड बना हुआ है, तो उसमें वर्किंग डे कौन-सा है और छुट्टी वाला दिन कौन-सा है, यानी वो कौन-सा दिन काउंट नहीं कर रहे। तो आपने ये देखना है, लेट्स से अगर 3 दिन में एक टास्क हो रही है और अब वीकेंड में आ रहा है, तो वो कौन-सा दिन उस टास्क में इंक्लूड करे, कौन-सा दिन उसमें छुट्टी का काउंट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली उसमें शो होता है। तो आपने ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपने छुट्टी क्या संडे को करनी है या सैटरडे संडे रखनी है या आपने सिर्फ सैटरडे को करनी है छुट्टी या संडे को करनी है, डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ संडे को छुट्टी देती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटरडे और संडे को देती हैं। तो ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो सैटरडे को छुट्टी नहीं देती, वो सिर्फ संडे को देती हैं, ठीक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन और जितनी गवर्नमेंट बेस्ड हैं वो कुछ इदारे छोड़ के बाकी सारे सैटरडे और संडे को देते हैं, ऑफ करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन, ये भी आपको एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये नोट भी कर लें जितने ग्रुप लीडर्स उनके मेंबर हैं कि एमएस प्रोजेक्ट में वर्किंग डेज की भी कस्टमाइजेशन है कि आप अपने मुताबिक देख सकते हैं कि वीकेंड या ऑफ डे किसको रख रहा है, यानी वो दिन आपका वो आपकी एक्टिविटी में डेज में काउंट नहीं होता, वो एज अ हॉलीडे होता है, ठीक है? तो फ्री स्लैक और फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट उसने ये कहा कि लेट्स से मैंने कहा 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टास्क है वो डिले के बगैर आपकी सैटरडे को शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप सिर्फ संडे को रख रहे हैं और आपने कहा नेक्स्ट टास्क जो अपकमिंग है उसकी कोई भी आपने नाम रख दिया है और इंडेक्सिंग पोजीशन में उसको आप उसको नाम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो है ये फ्राइडे वाले दिन स्टार्ट होगी और वो 3 दिन है तो फ्राइडे सैटरडे काउंट होगा, संडे नहीं होगा और मंडे और ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे वाले दिन वो 3 डेज में कंप्लीट होगी जो भी आपका टाइम है। या अगर आप उसको डेज और वर्किंग आवर्स में भी डिवाइड करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन, ये नहीं है कि आपने कहा कि आज के दिन में इतनी डेज में कंप्लीट हो जाएगी तो आप अगले दिन आप काम करेंगे, बाकी अगर आपके पास पूरा दिन रह गया तो आपने आपने उसमें कुछ भी काम नहीं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, free slack or free float is the amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of an immediately following activity. तो ये देखना है कि कोशिश ये करनी है कि जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो जो भी टाइम डिफाइन किया है वो उसी टाइम में कंप्लीट हो जाए और उसको कोई फर्दर डिले या उसमें कोई पेंडिंग ना आ जाए और
जो नेक्स्ट टास्क है वो इमीडिएटली उसके साथ ही स्टार्ट हो जाए। ये नहीं है कि आप उसमें डिले में कर रहे हो। तो फ्री स्लैक और फ्लोट का टाइम रखना होता है। ये नहीं कि आपने उसमें ऐसे दिन वेले डाल देने जब कुछ भी एक्टिविटी ना हो और कुछ भी आप उस दिन में कुछ भी काम ना कर रहे हैं, यानी वो ऐसा नहीं रख सकते आप। फिर उसने कहा है कि कैसे प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब है जो गैंट चार्ट में आप एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज मीन टास्क फेज वाइज, और हर फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है, ये जब आप इसको मेंशन कर रहे होते हैं तो क्या मतलब है कि कैसे आप इसको शॉर्टन कर सकते हैं उसकी ड्यूरेशन। अब इसमें हमेशा एक चीज याद रखें कि एक बंदा जब एक टास्क कर रहा है और वही टास्क जब मल्टीपल लोग कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं और पैरेलली वो टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं और पैरेलली टास्क को लेके चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क को भी हैंडल किया जाता है, तो उससे वो ड्यूरेशन जो है, वो डेडलाइन जो है वो शॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको स्लाइड्स में अभी 2 स्लाइड्स के बाद एक मैं विजुअल दिखा देता हूँ, ये मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए मल्टीटास्किंग एग्जाम्पल, ये सिंपल मल्टीटास्किंग की है। ऊपर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक जो टास्क है अगर विदाउट मल्टीटास्किंग अगर सीक्वेंशियल काम करें तो पहली टास्क 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, सेकंड जो टास्क है वो भी 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, थर्ड जो टास्क है वो भी 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, यानी टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 30 डेज में ही कंप्लीट हो रहा है टोटल प्रोजेक्ट। मगर उसके अंदर 3 जो माइलस्टोन है, जो पहली जो टास्क वो भी माइलस्टोन है वो 10 डेज के बाद आपको वो डिलीवर होगी या वो आप अचीव कर लेंगे, दूसरी जो है वो 20 डेज के बाद कर रहे हैं। बट अगर आप इसको विद मल्टीटास्किंग देखें तो आपने टास्क 1 पे काम किया, 5 डेज आपने उस पे लगाए, आइटरेट करके काम कर रहे हैं आप। ये नहीं कि टास्क कंप्लीट करें और फिर शुरू करें। मैंने आपको रफ की फेजेस में बताया था कि रफ में ऐसे भी कर सकते हैं फेजेस के दौरान कि अगर आप समझते हैं कि आपने सफिशिएंटली काम कर लिया और अचीव कर लिया है, तो आप नेक्स्ट फेज को भी उसमें जो फेज के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं और प्रीवियस वाली को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो खास तौर पे जो कोडिंग की जो फेज आती है, यानी कंस्ट्रक्शन की जो आपकी फेज आती है, उसमें आप आइट्रेशंस कर सकते हैं और आप उस कोडिंग की पूरी फेज को डिवाइड कर सकते हैं इन 2 हाफ्स और उसके अंदर मल्टीपल आइट्रेशन लगा सकते हैं कि पहले हाफ में आपने आइट्रेशन की उस टाइम के साथ, दूसरी आप हाफ में आपने आइट्रेशन की, फिर आप उसके साथ पहले हाफ को भी रिविजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आप देखें जो सेकंड डायग्राम है विद मल्टीटास्किंग जो शो हो रही है, वो टास्क 1 इज बीन कंप्लीटेड इन 5 डेज एंड टास्क, फिर आपने छोड़ी टास्क 1, फिर आपने टास्क 2 पे काम किया और 5 डेज में टास्क 2 पे लगाए और फिर वो टास्क 2 को आपने पेंडिंग छोड़ा, फिर टास्क 3 पे काम किया, फिर टास्क 1 पे काम किया। अब आप देखिए कि ऊपर वाली जब आप विदाउट मल्टीटास्किंग कर रहे थे और विदाउट मल्टीटास्किंग कर रहे थे वो 10 डेज में कंप्लीट हो रही थी, तो यहाँ पर आप ये देखें ये 20 डेज के बाद टास्क 1 कंप्लीट हो रही है और 25 डेज के बाद टास्क 2 कंप्लीट हो रही है वहां पर 20 डेज में। मगर टास्क 3 जो है वो 30 डेज में कंप्लीट हो रही है और वो टोटल जो है। अब फर्क ये फील हुआ कि जब आप पैरेलली टास्क करते हैं तो आपने प्लानिंग ऐसे करनी है कि रिसोर्सेज के ही मल्टी शेयर ना हो रहा हो। रिसोर्सेज रिसोर्सेज का मतलब है लेट से रिसोर्स में आपका वो पर्सन भी आ सकता है, टीम मेंबर, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या डिलीवरेबल या ऐसा पीस ऑफ कोड या क्लास जो कहीं बैक वक्त उसकी रिक्वायरमेंट उधर भी थी और सेम वक्त में आपको भी थी, उस बंदे की रिक्वायर्ड इसी सेम टाइम में आपके पास भी वो होना जरूरी था परफॉर्म करके। तो इसलिए बंदा कहता है ना, जब 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते, अगर सवार हो भी जाए तो एक वक्त आएगा कि आहो आप समझ गए आगे क्या होगा उस बंदे का हाल, या जो जो भी शख्स है वो उसका क्या हाल होगा। तो जब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो मल्टीटास्किंग इज ट्रिकी, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है। उसमें आपने अगर रिसोर्सेज को अच्छी तरह प्लान नहीं किया, शेयर नहीं किया और रिसोर्सेज, दैट इज वाई अगर जो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंटली ऐसे डिजाइन डिवाइस कर रहा होता है। और टाइम स्लाइसिंग का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो हर प्रोसेस को, हर एक एक्टिविटी प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस, टाइम डिफाइन करता है और फिर नेक्स्ट टास्क आता है, फिर नेक्स्ट टास्क आता है, फिर प्रीवियस टू द लेट्स से 3 टास्क है, फिर प्रीवियस टू उसको कुछ सम नैनो सेकंड या समथिंग देता है और रिसोर्सेज शेयर करता है, फिर प्रीएम्प्ट वापस ले लेता है, फिर नेक्स्ट टास्क को देता है। वो इस तरह लग रहा होता है कि वो बेसिकली पैरेलली साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग हैंडल कर रहा है, बट एक्चुअली वो साइमल्टेनियसली नहीं कर रहा होता, वो कर सीक्वेंशियली रहा होता है, बट वो इतनी क्विक एंड फास्ट रिसोर्सेज को शेयर और प्रीएम्प्ट वापस लेना होता है रिसोर्सेज को जो ऑपरेटिंग प्रोसेसर कर रहा होता है,
सिस्टम के अंदर, तो वो लग ऐसा रहा होता है। तो मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह जिसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप 2/2 रोज़ एंड कॉलम की ए और 2/2 की बी है, वो तो आसान है मैन्युअली। जब 100/100 या 1000/1000 और 1000/1000 से मल्टीप्लिकेशन करें, तो ह्यूमनली वो पॉसिबल ही नहीं है। मगर जब आप इसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, तो वो भी टाइम लगेगा। जितनी इसकी रोज़ एंड कॉलम बढ़ाएँगे, वो और पेंडिंग लेगा। इसी तरह ग्रिड कंप्यूटिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ग्रिड का। और जब ये कंप्यूटेशंस होती हैं, तो वो मल्टीटास्किंग या पैरेलली हो। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ए मैट्रिक्स है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैट्रिक्स इज 1000/1000 रोज एंड कॉलम एंड बी मैट्रिक्स इज आल्सो 1000/1000, तो 1000/1000 में आप पहला उठाएंगे कॉलम और दूसरे की रो का पहला उठाएंगे, फिर इसको लेके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे पहले तो उठाएंगे वैल्यूज को रोज एंड कॉलम, फिर सेकंड स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर तो इट्स अ हेक्टिक टास्क, तो ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसको मल्टीटास्किंग के थ्रू करेंगे, फॉर एग्जांपल जो जो ए मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम का पहला है, और बी मैट्रिक्स है उसका पहला उठा के, ये एक मैं नोड है, ये एक सिस्टम है, इसको मैं टास्क देता हूँ लेट्स से। दूसरा जो दूसरे सिस्टम को देता हूँ, तीसरा तीसरे, फिर इनका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वाले वो नोड प्रोसेस करेंगे। तो मल्टीटास्किंग को हैंडल करना इट्स अ ट्रिकी, सो दैट्स व्हाई व्हेन ह्यूमन आर बीन डूइंग द मल्टीटास्किंग, तो उसमें ट्रिकी होता है, टाइम ज्यादा भी लग जाता है, फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। हाउ इंटेलिजेंटली अ मैनेजर हैज डिजाइन मल्टीटास्किंग। तो आप लेट्स से देखिए, जब ये लोग बात कर रहे थे कि जनाब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और उसमें देखें कि टीचर जनाब मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। जब ये एलएमएस पे एक्टिविटी थी, मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी पोस्ट कर रहा हूँ, आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, दूसरी जो क्विज है उनकी देख रहा हूँ असेसमेंट, वो क्या हो रहा है। मैं ये अभी आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2-3 आवर्स, आई एम इन स्टडिंग में 2-3 आवर्स में आपके काम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे तो आपको मैसेज आना शुरू हुआ कि यार मैसेज पे एलएमएस एक्टिविटी करें, मैं उससे पहले काम कर रहा था। तो 2 बजे से आप देखें कि ढाई डेढ़ 2 घंटे से मैं मल्टीटास्किंग, टू टू सेपरेट ग्रुप्स को, टू सेपरेट सब्जेक्ट्स को। आपसे पहले एडवांस सॉफ्टवेयर वाले थे, उनका भी लेक्चर हुआ, उनका लेक्चर शेयर हुआ, क्विज शेयर हुआ, उनके नेक्स्ट वीक के आर्टिफैक्ट है ऊज के, वो शेयर हुए। आपके साथ भी क्विज शेयर हुआ, लेक्चर शेयर हुआ, क्विज मैंने बना के सेटल किया, आर्टिफैक्ट्स की ग्रुप्स में डाला। तो ये सारे मल्टीटास्किंग यूजर कर रहा होता है। इट मींस कि हाउ इंटेलिजेंटली, हाउ ब्यूटीफुली अ टीचर इज बीन प्लानिंग के कैसे कैसे का गलती हो सकती है। इंसान खता का पुतला है, ठीक है। इंसान, वो कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन, बट हाउ इंटेलिजेंटली दैट पर्सन इज बीन टैकलिंग, इट्स एन आर्ट। सो मल्टीटास्किंग जो है वो टाइम ज्यादा भी ले लेती है, विद मल्टीटास्किंग करें, बट एंड ऑफ जो डेडलाइन है वो सेम रहेगी। बट ये चीज समझनी है कि डेडलाइन सेम है, आपकी 30 डेज में ही सब चीजें कंप्लीट हो रही है, बट जो टास्क इंडिविजुअली टास्क थी, वो डेफिनेटली जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, और अगर आप अपने टीम मेंबर्स को मल्टीटास्किंग पे लगा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इंडिविजुअल टास्क का टाइम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं, ये इसने आगे क्या कहा कि बात उसने की कि फास्ट ट्रैकिंग पैरेलली करेंगे तो शेड्यूल को आप कट डाउन कर सकते हैं, और रियलिस्टिक शेड्यूल को बनाने के लिए की चैलेंजेस, या जो मैनेजर है इंटेलिजेंटली, या मैनेजर अच्छा समझदार हो के डेफिनेटली अगर उसका एक्सपीरियंस है तो वो बता सकेगा कि हर टास्क कितनी देर में कंप्लीट होगी, कैसे होगा, वो प्लान करता है उस टास्क के डिपेंडेंट के मुताबिक। जिस तरह हम पेपर बनाते हैं, देखते हैं कि क्या ये 1.5 घंटे में ईजिली हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जो उसको थोड़ा सा स्लो मोड में लेके चल रहे होते हैं, आस्ता आस्ता उनका वो कहते हैं ना डीजल डीजल इंजन होता है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स कभी मोड में काम कर रहे होते हैं। तो जब पेपर भी टीचर एक बना रहा होता है, अगर 3 क्वेश्चन है, तो उसमें ये नहीं है टीचर के लिए बहुत आसान है कि सबसे टफेस्ट टफेस्ट तीनों पेपर बना दे, सबसे आसान दे दे। तो टीचर एक ऐसा पेपर डिजाइन करता है कि एक उसमें क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल किस्म का होता है, इजी होता है, और एक ऐसा होता है जो ट्रिकी वन होता है, जो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो शार्प स्टूडेंट, या जो जो अचीवर्स होते हैं, ग्रेडर्स, जो टॉपर्स होते हैं, उनको भी शशो पंच में डाल दिया, यार ये है क्या, ये इसमें करना क्या है, किस तरीके से। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, और एक एवरेज किस्म का होता है, बैलेंस किस्म का पेपर पेपर एक उस्ताद को, टीचर को बनाना चाहिए, बैलेंस लेके चलना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू मेक एन इजी पेपर, इट्स वेरी इजी टू मेक अ टफ पेपर, बट टू मेक अ बैलेंस पेपर, वो इट्स टफ एज एंड ट्रिकी। तो नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अपडेटिंग क्रिटिकल पाथ। डेफिनेटली अगर आप कुछ शेड्यूल में चेंजिंग करते हैं,
क्रिटिकल पाथ के अलावा भी किसी पाथ में कोई एक्टिविटी चेंज होती है तो वो डेडलाइन या उसकी फिनिश डेट या उसकी वो चीज़ों में अपडेशन होती है और शेड्यूल में चेंज भी आता है। क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग की बात की उसने, डिफरेंट थ्योरीज बात की है, थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखने की बात है क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग में कि क्रिटिकल चेन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट उसने बताई, ये बताई, वो बताई। एक चीज़ याद रखें कि इसने एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि बफर टाइम को इस्तेमाल करें। अगर मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो बफर का मतलब होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली और ये या डाटा कम्युनिकेशन या इन सब्जेक्ट्स की बात हो रही थी तो बफर का मतलब होता है एक ऐसा रिपोजिटरी जहाँ पर आप फास्टेस्ट कंप्यूटेशन कर सकें और कंप्यूटेशन के लिए होता है, स्टोरेज के लिए नहीं होता। स्टोरेज के लिए रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बफर्स जो होता है वो फास्टेस्ट कंप्यूटेशन आपने प्रोसेस करनी हो इंटरनल या सिस्टम में प्रोसेसिंग हो तो बफर को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने कहा कि जब भी आप एक टाइम की एस्टिमेशन लगाएं तो उसमें कुछ बफर टाइम ऐड कर दें, एडिशनल टाइम। यहाँ पर जो बफर टाइम का मतलब है एडिशनल टाइम टू कंप्लीट दैट टास्क सो दैट अ पर्सन कैन इजीली कंप्लीट दैट टास्क विद इन दैट टाइम फ्रेम। तो हमेशा वो टीचर भी मार्जिन रखता है जब आपकी ग्रेडिंग हो रही है, जब आपके कुछ मार्जिन होते हैं तो टीचर के पास सेशनल में और आगे पीछे लेवरेज होती है कि वो पार्टिसिपेशन या क्विज में, सॉरी क्विजेज में नहीं, पार्टिसिपेशन में, क्लास अटेंडेंस पार्टिसिपेशन में किसी को अगर थोड़ा सा रिगार्ड करना चाहे या टॉपर्स को या कोई बिल्कुल फेलियर के करीब है या फड़कने वाले हैं तो वो थोड़ा सा रिगार्ड उसके बाद क्वेश्चन होता है और वो रखता है भी। तो उसने कहा कि हमेशा बफर टाइम को ऐड कर लें। फिर ये बफर एंड क्रिटिकल चेन में उसने बात की कि किसी ने कहा कि टास्क बफर ऐड कर लें, प्रोजेक्ट में एक एडिशनल टाइम कर ले। किसी ने कहा कि जी ये डिफरेंट लॉज है, मर्फीज लॉ, बफर इज एडिशनल टाइम टू कंप्लीट दैट। मर्फी लॉ स्टेट दैट इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल हैपन। तो मर्फी कहता है कि अगर किसी चीज ने बुराई होनी है, जो कहता है ना मुहावरा कहते हैं बुराई अगर होनी है तो वो बुरा होके रहेगा। ये मर्फी ने कहा कि मसलन अगर इफ समथिंग हैपेंस in a wrong way or it went into the wrong way, it went into the wrong direction or if something bad happened, किसी ने कहा जी वो तो मेरा एलएमएस ही नहीं चला, मेरा तो वो लाइट ही चली गई थी। तो यू हैव टू बी एक्टिव। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके सबके पास है, पैकेजेस है, ये वहां से आप लॉग इन करके पैरेलली कर सकते हैं। अगर मेरे पास अगर पावर फेलियर हो जाती है, मेरे पास घर में वाईफाई है, अगर वो नहीं है तो मैं अपना मोबाइल डाटा ऑन करूंगा, इंटरप्शन होगी या बाज़ वक़्त आपको याद होगा कि कॉल आती है, इंटरप्शन होती है तो आई विल रीजनरेट द अगेन सेशन, आई विल लॉग इन फ्रॉम माय मोबाइल डाटा। तो सबके पास होता है भाई। बच्चे बच्चे आजकल डिवाइसेस और ये ऐप्स यूज कर रहे हैं। आप किन बातों के कह रहे हैं और किन को उस्तादों को आप कहते हैं गोली कराते हैं जी मैं नेट नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये ड्रामे पुराने हो गए, हम जैसे टीचर नहीं ये सुनते ये काम, ठीक है। तो डिफरेंट उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि जनाब एक इंडिविजुअल टाइम, एक एडिशनल टाइम हर टास्क में एक बफर ऐड कर दें। और किसी ने कहा कि जी पूरा जो प्रोजेक्ट की एक एस्टिमेशन होती है उसमें क्वेश्चन टाइम ऐड कर दें। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी स्टडी। ये नहीं है कि आप हर टास्क में भी करें और टोटल पूरे प्रोजेक्ट में भी कर दें। तो आप एक अप्रोच को, स्ट्रेटेजी को लगा सकते हैं। फिर किसी ने कहा था ये पर्ट टेक्निक क्या है, क्वेश्चन किया था एक, मुझे याद है फीमेल स्टूडेंट ने। ये पर्ट क्या है? पर्ट की टेक्निक है प्रोबेबिलिस्टिक एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये अभी लेक्चर जो है वो 2-3 मिनट्स में खत्म हो जाएगा और इसमें 1-2 स्लाइड जो रह भी जाएंगी और वो वहां से हम इसको नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और कॉस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे और कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और आगे लेके चलेंगे। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर रिस्क एंड आप देखते हैं कि कहाँ तक चलते हैं। तो पर्ट को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मफहूम और नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरू करेंगे। पर्ट की जो एब्रिविएशन है प्रोबेबिलिस्टिक एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी लेट्स से प्रोजेक्ट में 5 एक्टिविटीज है, लेट्स से मसलन 4 आप ऐसी एक्टिविटी जो आपको पता है कि यार इसमें इतना टाइम लगेगा और आपने अप्रोक्सीमेटली उसमें बफर टाइम भी ऐड कर दिया यार इस टाइम। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको अंदाजा नहीं हो रहा ये कितना अंदाजन टाइम लेगा कंप्लीशन में। जब आप किसी एक्टिविटी के बारे में श्योर नहीं है कि ये हाउ मच टाइम दिस एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट, तब आप ये पर्ट एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक का एक फार्मूला, एक टेक्निक अप्रोच लगाते हैं। इसका डेफिनेटली फार्मूला है, ये पूरी दुनिया यूज करती है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज भी बताता चलूं कि जो आपका नेक्स्ट जो गैंट चार्ट है, डेफिनेटली आप अपनी एक्टिविटीज को भी एक वर्ड का डॉक्यूमेंट में शो करेंगे। हमारी टोटल एक्टिविटीज ये डब्ल्यू बेस तो था ही। तो आप अपनी जो कुछ कुछ एक्टिविटीज है उसमें कुछ 1 या 2 एक्टिविटीज में पर्ट का भी फार्मूला लगा लें। पर्ट का सिंपल फार्मूला है कि इट्स अ नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक यूज्ड टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन व्हेन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट इंडिविजुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। जब किसी टास्क
में आपको पता ना लग रहा हो कि कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तब आप एक फ़ॉर्मूले में एक वैल्यूड जार डाल के वो एक कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस टास्क को इतना लगेगा। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में किसी भी एक टास्क को, यानी एक पर्ट का भी आपको एक तीसरा एक वो एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट कंटिन्यू हो रहा होगा, वर्ड में ही आपने करना है सारा कुछ। और अगर आपका वो फाइल है, आपकी गैंट चार्ट एक इमेज कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको वर्ड में भी आप दिखा सकते हैं या पीडीएफ में जनरेट कर दें या टोटली आप पीडीएफ में बना लें। तो ये पर्ट का एक फ़ॉर्मूला है जो दुनिया यूज़ करती है जब आपको पता ना हो कि कितना टाइम लगेगा एक एस्टिमेटेड टाइम के एक टास्क को कंप्लीट करने में। इसमें 3 पैरामीटर्स काउंट होते हैं। इसमें आप ये एग्ज़ाम्पल भी है, बहुत आसान सी है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि उम्मीद से, ठीक है? जिस तरह कहते हैं ना हम सब, वो एक जियो का प्रोग्राम था, हम सब उम्मीद से हैं और एक दिन जियो के साथ, ये सारा उनके प्रोग्राम है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉज़िटिव, पेसिमिस्टिक होता है नाउम्मीद। मोस्ट लाइकली होता है एक अंदाजा लगा रहे हो यार इतना टाइम तो लगेगा। तो ये एक फार्मूला है पर जी, मैं ये बस डिस्कस करना चाह रहा था ये पर्ट का फार्मूला, ताकि क्लियर हो जाए क्या है। ये पर्ट का एक डिफाइंड फार्मूला है। ठीक है, आप अपनी ये करेंगे कि आप डेफिनिटली जो भी एक्टिविटीज आपकी, आप उसमें एस्टिमेटेड एक एक अंदाजे से टाइम हर एक्टिविटी का खुद से लगा सकते हैं, ये 2 दिन में या 5 दिन में, या जिस जिस तरह आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। और क्योंकि आर्टिफैक्ट की लिस्ट भी थोड़ा सा और भी शेयर कर दूंगा, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का भी आप आगे डॉक्यूमेंट आगे जाके बनाएंगे। अभी आपका WBS आ गया, आपको ये भी नॉलेज में आ गया कि यार WBS भी है, सॉरी गैंट चार्ट भी है, नेटवर्क डायग्राम भी है। नेटवर्क डायग्राम आपने एक तो डायग्राम टूल से बनानी है, बट एक हाथ से भी बनानी है। हाथ से बना रफ बना के आप उसको एक वर्ड के अंदर सारे उसके पाथ और कौन कौन सी टास्क है, किस तरह है, वो सारी चीजें बनाएंगे। ओके, तो और तीसरा जो है ये पर्ट पर्ट की टेक्निक। तो कोई भी एक टास्क उठा ले, कोई भी इसे रैंडम आप उसमें बता सकते हैं ये टास्क है, इसमें हम पर्ट की टेक्निक लगा रहे हैं। और पर्ट का फॉर्मूला ये है। पर्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पैसिमिस्टिक टाइम और डिवाइडेड बाय 6। ये इसका एक डिफाइंड फॉर्मूला है। ये जो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना, ये एक पैरामीटर है जो मतलब एक डिफाइंड फार्मूला बना हुआ है उसके अंदर है। तो ये आप एग्जांपल ले लें और लेट से हम कहते हैं कि किसी टास्क के बारे में आपको श्योर नहीं, आप कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक जो हम कहते हैं यार कि लेट से 8 डेज में कंप्लीट होगी। हम कहते हैं कि मोस्ट लाइकली 8 ही, तो चलो मोस्ट लाइकली 10 डेज में होगी। मगर पेसिमिस्टिक का मतलब बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है, बिल्कुल ही आपको पता है, आप कहते हैं यार क्या पता वो 24 डेज। तो पेसिमिस्टिक है कि बिल्कुल ही आपका आपको आइडिया ही नहीं है और आप बिल्कुल कह रहे हैं यार पता नहीं इतना दिन भी हो सकते हैं। तो पेसिमिस्टिक, पहले तो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक है कि मतलब उम्मीद, पॉजिटिव, श्योर, इसका मतलब है। मोस्ट लाइकली कहते हैं यार इतना लग सकता है। और जो पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, नेगेटिव और नाउमीद, नाउमीदी से। तो ये लेट से हमने कहा कि पैरामीटर्स अगर दिए हो, फॉर्मूला ये भी है कि अगर एक टास्क जो है आप कहते हैं अभी पता ही नहीं था, मगर आप फिर भी अंदाजा लगा रहे हैं यार 8 डेज में शायद हम कहते हो जाए, मगर मोस्ट लाइकली 10 डेज में भी हो सकता है। और आप कहते हैं यार मोस्ट पेसिमिस्टिक है, पता नहीं 24 डेज। तो ये इस फार्मूले में लगेगा 8, आपके फार्मूले में लगा 8 इंटू 4 इंटू 10 डेज मल्टी प्लस 24। ठीक है, 8 प्लस 4 इंटू, तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। तो ये आप देख लें कि 12 डेज। तो आपने एक एवरेज फार्मूले के तहत एक लगा लिया जो आपको पता ही नहीं था कि यार कितने डेज में है। तो 12 डेज उसने एक फार्मूले के तहत एक आपको बताया कि यार पर्ट हमने टेक्निक लगाई। और पर्ट का मतलब पता होना चाहिए। पर्ट तब अप्लाई करते हैं जब आप एक एस्टिमेट के बारे में आपको श्योर नहीं है। वो बाकी भी अंदाजे से लगा रहे हैं, मगर वो अंदाजा क्लोज टू द रियलिटी होना चाहिए। जब आपको एक श्योर नहीं है, एक मोहतात अंदाजे पे, तो अब आप उस टास्क के बारे में पर्ट टेक्निक लगा सकते। ठीक है, कंट्रोल ऑन चेंजेस जो है, ये यहाँ से हम 2-3 स्लाइड जो है नेक्स्ट वीक में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो ये कर लेंगे। तो नेक्स्ट में आपका जो है वो गैंट चार्ट है, और उसके बाद नेटवर्क डायग्राम है। नेटवर्क डायग्राम 2 तरीकों से बनानी है आपने। एक आपने फिजिकली बाय हैंड से बनानी, ताकि आपको एहसास हो कि काम एक्टिविटी वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो टूल के थ्रू भी नेटवर्क डायग्राम इजीली जनरेट हो जाती है वो। और इसका थर्ड जो है वो
पर्ट का एक टेक्निक लगा के एक एस्टिमेशन करनी है। तो ये 3 आगे से और हैं। और मैं थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स को भी बताता चलूँ, जो अपकमिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साथ साथ बनाएंगे, सीखेंगे, ताकि एक आपको आइडिया हो। इसमें एक और शीट निकलती है जब आप ये बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक एमएस प्रोजेक्ट के अंदर से वो निकल आती है रिसोर्स शीट। वो ऑटोमेटिकली वो एट द एंड बताई जा रही होती है कि कौन सा बंदा किस वक्त क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस ड्यूरेशन, किस टास्क को कर रहा है। रिसोर्स शीट है वो सिंपल जस्ट ऑन क्लिक बेस पे है, वो आगे फ्यूचर में देखेंगे। आपने रिस्क मैनेजमेंट भी बनाना है। रिस्क मैनेजमेंट जब हम रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके अलावा जो है वो डेफिनेटली थोड़े से कुछ उसके कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो साथ रिलेट कर देंगे सारी चीजें जो कुछ शो करना है सिस्टम के हवाले से। तो जो भी कुछ और इसके अलावा से और आर्टिफैक्ट आएंगे मैं वो भी साथ कुछ शेयर कर दूंगा। तो ये 7 8 9 जो एसपीएम से रिलेटेड थे वो चीजें मैंने कुछ बताई हैं, बल प्लस कुछ इसके अलावा को आप भी अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन कर देते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी मैं जी माशाल्लाह स्ट्रेंथ बिल्कुल आ जाई है, और मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मुझसे ये जो स्टूडेंट्स जिस तरह एटीट्यूड स्टाइल शो कर रहे हैं, मैं कब से वार्न कर रहा हूँ कि क्लास में सिर्फ 42 की स्ट्रेंथ है, 18 20 22 से ऊपर आज तक कभी नहीं आया। अब कैसे, ये देखें, ये मैं स्नैपशॉट भी लेता हूँ और मैं ये सेव भी करके मैंने स्नैपशॉट ली हुई है। अब जनाब ये देखें 33 स्टूडेंट है, मुझे निकाल के 32 स्टूडेंट्स है, ये कैसे आए हैं। तो जब क्विज के बाद भी आया था तो आप 25 24 थे, तो तभी मैं कह रहा था 30 ने तो क्विज दिया, 4 5 फिर भाग गए। और कईयों को फिर कोई उम्मीद जाग आई होगी, यार सर आज बड़े गुस्से में है, तो ये क्या तरीका है। तो थोड़ा सा गौर करें कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। और अपना आसान है ऑनलाइन पढ़ाना, हम सब के लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है डेफिनेटली, मगर टीचर्स के लिए से मुश्किल है कि लेक्चर देना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को एक्टिविटीज, टास्क, नोटिफाई, अपडेट, एलएमएस, ये इतनी हेक्टिक चीजें हैं जिसका आप ख्याल ही नहीं कर सकते। तो जो अगर उस्ताद एक मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे ये चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका रिगार्ड और शर्म हया ही करना है, ठीक है। जो कि नई लोगों को आ रही, जो कि तकरीबन तकरीबन 18 20 लोग हैं, 20 लड़के हैं, उनमें कुछ लड़कियां भी हैं जिनको शर्म हया बिल्कुल नहीं है। डिपेंड शर्म हया डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैं आपके पर्सनल मामलात की बात नहीं कर रहा। डिपेंडिंग अपॉन के हाउ यू गोना बिहेव इन द क्लास, हाउ यू गोना शो द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द टीचर। तो टीचर लेक्चर दे रहा है, टाइम पे इशू कर रहा है, लाइव लेक्चर लेता है आपके, शुक्र करें एसपीएम की कोई लाइव लेक्चर क्या रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। लाइव लेक्चर में बिहेव रिस्पॉन्स करना, इट्स अ डिफरेंट फील। सो प्लीज कंसिडर, मैं बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे कर चुका हूँ, बी सीरियस बी सीरियस। मुझे मजबूर ना करें मैं इससे भी ज्यादा एक्टिविटीज किसी और तरीके से करूं तो आप रोने पे बैठ जाएं। आपके आर्टिफैक्ट सबमिशन हो रही है ना, तो फिर देखें मैं लाइव नेक्स्ट में किसी टास्क में भी वो एक्टिविटी खोल के बैठ सकता हूँ कि भाई आओ बताओ ये क्या चीज है। तो अगर ग्रुप मेंबर है या ग्रुप लीडर है, जो बताएगा जो बताए, जिसको नहीं पता होगा तो वो ठीक है, तो उसी वक्त स्ट्रेट अवे उनके आर्टिफैक्ट्स के नंबर उसमें 0 मिल जाएंगे। तो फिर तो ख्याल करें, काइंडली ख्याल करें, ठीक है। दैट एंड्स, हम यहाँ पर एंड करेंगे और यहाँ से इंशाल्लाह जो 2 3 स्लाइड्स रहेगी उसको कंटिन्यू करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। आप